हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैंड्रिन एकेडमी में। तो आज हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा अभी आरएस प्रीलिम्स और इन सब के एग्जाम आ रहे हैं, तो बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है जिसके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। तो अभी ब्लड और ब्लड ग्रुप से जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस कंफर्म आते ही हैं। तो इसलिए हमने पहली क्लास रखी है ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस क्लास को स्टार्ट करें, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ब्लड होता क्या है। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट एंड अ सेलुलर पोर्शन कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ब्लड के बारे में? ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज अ टिश्यू, ये कोई लिक्विड नहीं है, वो एक टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। जनरली जो भी टिश्यूज होते हैं वो हार्ड होते हैं और ऐसे होते हैं, लेकिन ब्लड क्या है? एक सॉफ्ट लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। जैसे ये ब्लड है तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। अगर ब्लड हमारे पास 100 है तो उसमें से हमारा 55% जो होता है वो होता है लिक्विड पोर्शन और बाकी जो रिमेनिंग 45% होता है वो होता है सॉलिड पोर्शन। तो हमारे लिक्विड पोर्शन में क्या चीजें आती हैं? हमारे लिक्विड पोर्शन में आता है प्लाज्मा, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है। जो लिक्विड पार्ट है वो कौन है? ब्लड का प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहली होती है आरबीसीज, नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। ये किसके हैं? लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में क्या होता है? प्लाज्मा। सॉलिड पार्ट में क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3 चीजों से बने हुए होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये एक बेसिक कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड मतलब हमको ब्लड में क्या क्या देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसी पे था। नेक्स्ट, द प्लाज्मा इज 55% ऑफ द ब्लड एंड रिमेनिंग 45% इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो हमने अभी देखा जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा क्या था? हमारा लिक्विड पार्ट, जो कितना बताया था? 55%। और जो रिमेनिंग 45% बचा वो क्या है? हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सॉलिड पार्ट। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.5। 7.5 मतलब ब्लड का नेचर कैसा हो गया? ब्लड का नेचर कैसा हो गया? स्लाइटली बेसिक। मतलब ब्लड होता है बेसिक। जैसे हमें 2 चीजें होती है, एसिडिक एंड बेसिक। अगर 7 से कम है पीएच तो वो होता है एसिडिक, अगर 7 से ज्यादा है तो है बेसिक। तो हमारे ब्लड का पीएच कितना हो गया? 7.5। मतलब उसका नेचर कैसा हो गया? स्लाइटली बेसिक। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसा होता है नेचर, एसिडिक, बेसिक, कैसा? तो हमारे ब्लड का नेचर कैसा होता है? स्लाइटली बेसिक। नेक्स्ट, इट इज 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। मतलब जो जितना भी हमारा बॉडी वेट है उसका 7 to 8% पार्ट हमारा होता है ब्लड का। नेक्स्ट, अब ब्लड एक लिक्विड है तो ऑफ कोर्स उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? अगर लिक्विड है तो ऑफ कोर्स लीटर्स में होगा। तो हमारी बॉडी में कितना लीटर्स ब्लड हमको मिलेगा? 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी में। और जो भी हमने अभी पढ़ा फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ा था हमने? लिक्विड सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये बनते कहाँ है? अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो कहीं तो बन रहे होंगे। कहाँ बनते हैं? तो ये सब बनते हैं बोन मैरो में। हमारे ब्लड के अंदर बोन मैरो होती है, उसके अंदर हमको ये सब मिलते हैं बने हुए। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड है हमारी बॉडी में तो उसका कोई ना कोई तो फंक्शन होगा ही। तो ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ रही है, कहाँ से आ रही है? हम सांस ले रहे हैं, एनवायरमेंट से हमारे अंदर लंग्स में ऑक्सीजन आई, उस ऑक्सीजन को हमको पूरी बॉडी में भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? किसके थ्रू जाएगा वो? ब्लड के थ्रू। ब्लड लंग से ऑक्सीजन लेके जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको क्या ले जाके देता है?
ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को क्या चाहिए काम करने के लिए? ऑक्सीजन। जब हम खाना खाते हैं तो हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अब न्यूट्रिएंट्स मुझे सब में पहुंचाने हैं। हाँ, तो मेन फंक्शन क्या पढ़ा हमने? ब्लड का। ब्लड है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा ही बहुत जरूरी, तो क्या है उसका फंक्शन? ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। ब्लड सारी बॉडी, पूरी बॉडी में फ्लो होता है, तो हर ऑर्गन को वो क्या देगा जाके? ऑक्सीजन। जो भी हमने ऑक्सीजन लिया लंग्स में आया, लंग्स से लेके वो जितने भी बॉडी पार्ट्स है उनको क्या ले जाके देता है? ऑक्सीजन। अगर हमने कुछ भी खाना खाया तो हमको न्यूट्रिएंट्स मिले, अब न्यूट्रिएंट्स हमको सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने, तो हम किसके थ्रू पहुंचाएंगे? ब्लड के थ्रू। ब्लड ही है जो सारे बॉडी पार्ट्स को ले जाके न्यूट्रिएंट्स देता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, हमको सारे बॉडी पार्ट्स को देने हैं, तो हम किस में डालेंगे? पहले ब्लड में। ब्लड ले जाके देगा सारे बॉडी पार्ट्स को। और कोई भी विटामिन का ट्रांसपोर्ट करना है, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना है, वो भी सब किसके थ्रू होगा हमारी बॉडी में? ब्लड के थ्रू। तब इसके फंक्शंस याद रखना। नेक्स्ट, तो जो भी हमारी टीम है, जो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, उनके लिए हम एक टेस्ट सीरीज लाए हैं जिसके अंदर आपको 20 टोटल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 11 सब्जेक्ट वाइज हैं, 5 रिवीजन के हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट है। तो टोटल आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। और जो भी हमारे फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। तो अभी हमने जो भी पढ़ा उसका एक फ्लो चार्ट है। अगर ये हमारा ब्लड है तो ब्लड के अंदर क्या होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या था हमारा? लिक्विड पार्ट, जो कितना था? 55%। और दूसरा क्या था हमारा? सॉलिड पार्ट, जो क्या था? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और वो कितने परसेंट था? 45%। अब प्लाज्मा में हमको क्या क्या चीजें मिलती है? प्लाज्मा के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस एंड प्रोटीन्स। ये सब चीजें किसमें प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा में। और प्रोटीन्स में कौन से प्रोटीन्स? 3 टाइप के प्रोटीन्स मिलेंगे हमको, एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजेंस एंड ग्लोब्युलिन्स। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी हमने देखा था 3 चीजें थी। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं? WBCs को। नेक्स्ट प्लेटलेट्स एंड नेक्स्ट इज आरबीसी, आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स। तो ये किसके पार्ट है? सॉलिड पार्ट में ये तीनों आते हैं, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट में ये सब आते हैं। तो मेन इसमें क्या है? प्रोटीन्स। कौन कौन से प्रोटीन्स? एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन्स। इन सब का अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब ल्यूकोसाइट जो भी हमारे WBC है वो भी अब आगे 2 टाइप्स, 2 अलग अलग टाइप में डिवाइड है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं? जिसमें, अब इसको नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें क्या होंगे? ग्रैन्यूल्स, जिसमें हमको ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। और ए ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स जो होंगे वो होंगे एब्सेंट। तो इस बेसिस पे, ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे WBC को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट। जिसमें आपको ग्रैन्यूल्स दिखेंगे माइक्रोस्कोप में वो हो गए ग्रैनुलोसाइट्स, जिसमें आपको ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे क्लियरली वो हो गए ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन आएंगे? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में 2 चीजें आएंगी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इसका जो डिटेल में फंक्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में था। नेक्स्ट एक और फ्लो चार्ट है आपका, बेसिक फ्लो चार्ट, टाइप्स ऑफ ब्लड। कितने होगा? आरबीसी, जिसको हम इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होगा? हेल्प्स इन O2 एंड CO2 एक्सचेंज। जो भी हम ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें हम O2 लेते हैं एंड CO2 छोड़ते हैं। तो इसका मेन काम कौन करता है? आरबीसी ट्रांसपोर्ट का। हमारे बॉडी ऑर्गन्स क्या रिलीज करते हैं? CO2। तो CO2 ले जाके लंग्स को देगा, और जो O2 है लंग्स में वो बॉडी पार्ट्स में जाके ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? कभी भी हमारे लग जाती है तो उसमें हमारे ब्लड का लॉस होता है, तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए उसका क्लॉटिंग कौन करते हैं? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। वो कितने टाइप के होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इन सब का मेन काम क्या होता है? अगर हमको कोई भी बीमारी हो गई, कोई भी इंफेक्शन हो गया है, उनसे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इन सब का काम होता है हमको इंफेक्शन से बचाना, बैक्टीरिया से लड़ना। तो हमने सबसे पहले अब किसकी बात करेंगे डिटेल में? प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या था? आपको याद होगा क्या था? लिक्विड पार्ट, ब्लड का लिक्विड पार्ट।
तो इसमें क्या है, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड फॉर्मिंग मैट्रिक्स ऑफ ब्लड. मैट्रिक्स इज नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन द सेल्स. अगर ये ब्लड है मेरा, ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट उसके अंदर रहता है, जो भी लिक्विड पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मा. मैट्रिक्स मतलब कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस जो प्रेजेंट है स्पेस में, जो दो सेल के स्पेस में जो लिक्विड प्रेजेंट होगा वो होगा प्लाज्मा. इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, वाटर. वाटर कितने परसेंट होगा, 92% प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर. तो 90 to 90% वाटर है. प्रोटीन्स कितना होगा, 6 to 8%. प्रोटीन्स कौन कौन से थे प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स एंड फाइब्रिनोजेंस. तो ये तीनों प्रोटीन्स कितने परसेंट होते हैं प्लाज्मा में, 6 to 8%. बाकी का पार्ट क्या होता है, वाटर. तो प्लाज्मा में कितना 90 to 92% वाटर हुआ और बाकी का बचा हुआ 6 to 8% क्या हुआ, प्रोटीन्स. प्रोटीन में भी कौन से प्रोटीन्स, फिब्रिनोजेंस, ग्लोब्युलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स. अब इन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहला है फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन इट इज एन इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर. अगर हमारे कभी लग जाती है, चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड लॉस होता है, खून बहता है. तो उस खून को रोकने के लिए हमको क्या चाहिए, क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए. क्लॉटिंग फैक्टर मीन्स जहाँ पे ब्लड निकल रहा है उसको बंद करना, जहां से भी निकल रहा है उसको बंद करना, उसको क्लॉट करना. तो उसका काम किसका है, फिब्रिनोजेंस का. और ये बनाता कौन है, हमारा लिवर. हमारा लिवर क्या बनाएगा, फिब्रिनोजेंस, जिसका मेन काम क्या है, ब्लड को क्लॉट करना. नेक्स्ट क्या है, ग्लोब्युलिन्स. ग्लोब्युलिन्स का मेन काम क्या है, दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. जो भी डिफेंस मैकेनिज्म मतलब क्या हुआ, अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई भी बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, उससे लड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए जो उसके खिलाफ हमको बचाए, हमारी बॉडी को बचाए. तो उसको उसमें कौन काम आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, ग्लोब्युलिन्स. वो एंटीबॉडीज बनाते हैं उससे लड़ने के लिए, जो भी हमारे बैक्टीरियाज आए, वायरस आए, उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज कौन बनाएंगे, ग्लोब्युलिन्स. नेक्स्ट एल्ब्यूमिन्स. एल्ब्यूमिन्स का क्या फंक्शन है, दे हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस. जो भी हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस होगा उसको कौन मेंटेन करेगा, एल्ब्यूमिन्स. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग प्रोटीन्स इज कॉल्ड सीरम. अगर मैं प्लाज्मा ले रही हूं, उसमें अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर को मैंने हटा दिया, तो उसका नाम क्या बन जाएगा, सीरम. तो सीरम क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है लेकिन उसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है. क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है अगर आपके प्लाज्मा में, तो हम उसको बोलेंगे सीरम, उसका अलग नाम है सीरम. नेक्स्ट, अब हमने बात कर ली प्लाज्मा की, जो भी हमारा लिक्विड पार्ट था. अब नेक्स्ट हमारा आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो हमारे ब्लड का सॉलिड पार्ट है. उसमें सबसे पहले क्या आते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेस, और हम उनको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आरबीसीज. अब इनका एक और नाम है इंपॉर्टेंट, वो है एरिथ्रोसाइट्स. तो आरबीसीज रेड ब्लड सेल जिनका फुल फॉर्म है, और उसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड. ब्लड में हमने जितने भी सेल पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन होगा, आरबीसी. सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा, आरबीसीज का. A healthy adult man on an average has 5 million to 5.5 million RBCs per mm cube of blood. मतलब अगर हमारे ब्लड में कितना मिलता है, आरबीसीज का नंबर कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कितना नंबर होता है, 5 to 5.5 मिलियन नंबर में मिलता है आरबीसी. द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज. अगर कोई आरबीसी है तो उसकी लाइफ स्पैन, वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा, 120 दिन, 120 डेज तक ही आरबीसी जिंदा रहेगा, फिर वो जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होगा, ओनली 120 डेज का. उसके बाद जो भी आरबीसी होंगे जिनकी 120 डेज की कंप्लीट हो गई है, वो जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. In most mammals, RBCs are biconcave in shape and are without nucleus and mitochondria. तो RBC में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी RBC सेल्स हैं, तो जैसे हम जनरली देखते हैं कि सेल्स में न्यूक्लियस तो होता ही है, लेकिन RBCs एक ऐसे सेल हैं जिनमें आपको न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेंगे. अगर मैं कोई RBC है तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, ना ही उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा. तो आरबीसी का सबसे मेन पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होते हैं. और इनका शेप कैसा होगा, जो भी ह्यूमन आरबीसी है, मैमल्स के आरबीसी है, वो उनका शेप कैसा होगा, बायकॉन्केव. तो आपको ये भी याद रखना है कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, बायकॉन्केव, और उसमें क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया.
अब इसमें एक एक्सेप्शन है, कैमल एंड इलामा। इसमें क्या होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं ये दोनों भी मैमल ही है, लेकिन इनके आरबीसी कैसे होंगे, ओवल शेप के। ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सबके आरबीसी बायकॉन्केव होंगे, लेकिन जो इन दोनों के आरबीसी होंगे वो होंगे ओवल शेप के। अब मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी इज डन थ्रू विटामिन B12 एंड विटामिन B9। तो आरबीसी का मैच्योरेशन, जो भी आरबीसी बनाना है हमको, किसके थ्रू बनेगा, विटामिन B12 और विटामिन B9। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब मैंने बताया था आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज की। अगर एक आरबीसी का 120 डेज कंप्लीट हो गए तो वो आरबीसी कहाँ चले जाएंगे, स्प्लीन के अंदर। क्यों जाएंगे स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन के अंदर जाके वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब इसके अंदर जाके आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है, तो कौन है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन। जहां पे जाके 120 डेज के बाद जो भी आरबीसी होते हैं वो वहां जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। अब नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसका भी थोड़ा सा डिटेल देखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो दो पार्ट में बना हुआ होता है। सबसे पहला पार्ट होता है हीम और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन। तो हीम का मतलब क्या है, हीम का मतलब है उसके अंदर क्या होता है, आयरन। जो भी मेटल्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स पड़े अपन ने, आयरन, कॉपर। तो हीम के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, आयरन, Fe को, विच इज प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म। आयरन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, फेरस, फेरिक। तो ये जो किस में प्रेजेंट होता है, आयरन फेरस फॉर्म में। एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, और जो नेक्स्ट पार्ट है ग्लोबिन, वो क्या है, एक टाइप का प्रोटीन। तो मतलब हीमोग्लोबिन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है, जिसमें से हीम क्या होगा, आयरन, और ग्लोबिन क्या होगा, प्रोटीन। हीमोग्लोबिन डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ब्लड का मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। तो ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता कौन है, हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं वो ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो मेन काम है ब्लड का ट्रांसपोर्ट, वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आई, लंग्स से आपको ऑक्सीजन बाकी सब टिश्यूज में पहुंचानी है, तो कौन पहुंचाएगा, ब्लड के अंदर भी कौन पहुंचाएगा, हीमोग्लोबिन। ब्लड तो पहुंचाएगा ही, लेकिन अंदर ब्लड के अंदर कौन ये काम करता है, हीमोग्लोबिन। A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. अगर मेरे पास 100 ml ब्लड है, तो अगर कोई भी हेल्दी इंसान है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना होगा, 12 to 16 ग्राम्स। अब HB का मतलब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है, तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड होगा तो वो क्या, कौन सा बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, विच इज रेड इन कलर, देयरफॉर आरबीसी इज ऑल्सो रेड। तो अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, जब ये बनता है तो इसका कलर कैसा होता है, रेड। इसलिए हमारे ब्लड का कलर भी क्या होता है, इसकी वजह से रेड होता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन से, और वो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है तो एक साथ कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 4 ऑक्सीजन को। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अपने साथ 4 ऑक्सीजन को लेके जाके ट्रांसपोर्ट कर सकता है। Hemoglobin also transport carbon dioxide from tissues to lungs in the form of carb-aminohemoglobin. अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, साथ में और किसको ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन वो कहां से लाएगा, लंग से टिश्यूज। जो भी लंग्स में O2 है उसको टिश्यूज को देना है, उसको दो, तब ट्रांसपोर्ट करेगा। CO2 कब लाएगा, जब वो टिश्यू से CO2 लेगा और किसको ले जाके देगा, लंग्स को। तो दोनों उसका अपोजिट काम है। O2 कहां से लाएगा, लंग्स से टिश्यू तक, और CO2 को टिश्यू से लंग्स तक, ताकि वो वापस छोड़ सके। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड B9 लीड्स टू मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अब ये एक डिजीज का नाम है। अगर आपके अंदर विटामिन B12 एंड B9
की कमी है तो आपको कौन सा बीमारी हो जाएगी, मेगाप्लास्टिक एनीमिया। और ड्यू टू नाइट्रेट हीमोग्लोबिन कन्वर्ट्स इनटू, अब अगर मेरे ब्लड में अगर आ गया नाइट्रेट, तो नाइट्रेट से क्या होगा, जब वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो वो क्या बना देगा, मिथेनोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीजन से बाइंड होके उसने बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होके उसने बनाया कार्बनिनो हीमोग्लोबिन, लेकिन अगर वो नाइट्रेट से बाइंड हो गया तो वो क्या बनाएगा, मिथेनोग्लोबिन। जिसकी वजह से जो आयरन होगा इसके अंदर वो किस फॉर्म में आ जाएगा, फेरिक फॉर्म में। नॉर्मली जो आयरन होगा वो होता है फेरस फॉर्म में, नॉर्मली हीमोग्लोबिन के आयरन जो होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, लेकिन इस कंडीशन में जो आयरन होता है वो हो जाता है फेरिक फॉर्म में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसी को क्या बोलते हैं हम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू एनीमिया। एक बहुत कॉमन बीमारी है, सबने सुनी होगी, एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी। खून की कमी मतलब आयरन की डेफिशिएंसी या आरबीसी की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी को ही क्या बोलते हैं अपन, एनीमिया। कॉमन भाषा में खून की कमी। In winters, burning of coal in closed room leads to death because it produces carbon monoxide gas, which has higher affinity to hemoglobin than oxygen and combined with hemoglobin to form carboxy hemoglobin, in which transport of oxygen stop. अगर आप सबने सुना होगा कि एक बंद कमरे में आपको कभी भी कोयले को जलाना नहीं चाहिए। क्यों, अगर हम बंद कमरे में किसी कोल को जलाएंगे तो उसको जलाने से कौन सी गैस बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर कौन सी गैस जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब ऑक्सीजन की जगह हमारे अंदर क्या जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये हीमोग्लोबिन, और एक जगह ऑक्सीजन है, तो हीमोग्लोबिन किसके पास जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। वो ऑक्सीजन के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसकी ज्यादा एफिनिटी किससे है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो भी हीमोग्लोबिन है वो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो जिसकी वजह से ये जब बाइंड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर वो इसकी जगह ऑक्सीजन से बाइंड होता तो क्या बनता, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हमको चाहिए। लेकिन जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होता है तब वो क्या बना लेता है, कार्बोक्सी ग्लोबिन, जो क्या होता है हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, एज अ जहर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो भी उस रूम में जो भी इंसान होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब जब ये इससे बाइंड हो गया तो इसका ऑक्सीजन से बाइंडिंग होना स्टॉप हो गया, तो किससे बाइंड होता रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और वो ऑक्सीजन की तरफ नहीं जाएगा, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होगा और यही बनाता रहेगा, जिसकी वजह से जो भी उस रूम में प्रेजेंट होंगे उनकी क्या हो जाएगी, डेथ। द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस। अब आरबीसी का बनना, क्योंकि 120 डेज के बाद तो सारी आरबीसीज खत्म होती है, कहाँ पे जाके खत्म होती है, स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वहां जाके खत्म हो जाती है, अब वापस भी तो बनेगी नहीं। तो जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस। क्योंकि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी के बनने को प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोएसिस। इट अकर्स इन रेड बोन मैरो इन द एडल्ट। अब लोकेशन कहाँ है, कहाँ बनता है आरबीसी, कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। एडल्ट्स के अंदर एक जगह होती है रेड बोन मैरो, वहां पे जाके आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं वो, स्प्लीन में। डिस्ट्रॉय वो स्प्लीन में होंगे और बनेंगे कहाँ, रेड बोन मैरो में। एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन वेयर आरबीसी फॉर्म्स। अब आरबीसी जहां जहां बनते हैं, बिफोर बर्थ, जब हमारा बर्थ नहीं हुआ होता, हम फीटल स्टेज में होते हैं, तब हमारा कहाँ बनता है आरबीसी, योक सैक, लिवर, स्प्लीन, इन तीनों जगह। जब हमारा बर्थ हो जाता है तो कहाँ बनेंगे, रेड बोन मैरो। आरबीसी जो भी एडल्ट होते हैं या जो भी आफ्टर बर्थ में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो। और बिफोर बर्थ कहाँ होगा, योक सैक, लिवर और स्प्लीन। और आफ्टर बर्थ जो आरबीसी है वो जाके डिस्ट्रॉय कहाँ होंगे, स्प्लीन में। बिफोर बर्थ तो यहाँ पे बन रहा था फॉर्मेशन, लेकिन आफ्टर बर्थ स्प्लीन में जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा डिटेल में आरबीसी को, अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम था एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन।
अब हमने पढ़ा था कि आरबीसी में रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन डब्ल्यूबीसीज में कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इसमें कोई भी कलर नहीं होगा, ये कलरलेस होंगे। नंबर ऑफ आरबीसीज आर 4000 to 11000 per mm³ ऑफ ब्लड। आरबीसी कितना था, 5 to 5.5 मिलियन। डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना होगा, बहुत कम होता है, 4000 to 11000 पर mm ऑफ ब्लड, और ये कलरलेस होते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी किल्स द पैथोजन एंड फॉर्म्स बॉडी इम्यूनिटी, देयरफॉर कॉल्ड एज फेगोसाइट। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है, जो भी पैथोजन, पैथोजन्स क्या होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के नहीं है, हमारे बाहर से एनवायरमेंट से आए कहीं से भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन, जो हमको डिजीज कराते हैं, जिससे हमको बीमारियां होती है, तो वो होते हैं पैथोजेंस। उन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना, किल करना, जिससे हमारी बॉडी इम्यून रहे, सही रहे, हम बीमार ना पड़े, ये काम किसका है, ये सब कौन देखता है, डब्ल्यूबीसी। एंड फॉर्म्स बॉडी इम्यूनिटी, जो भी हम सुनते हैं कि इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी नहीं होगा तो हमारे जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी कम होगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लड़ने का काम कौन कर रहा है हमारी बॉडी में, डब्ल्यूबीसी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। जब वो पैथोजन को किल कर देता है, मार देता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको मार देता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। It maximum disease number of WBC increases called as leukocytosis, but WBC decreases in AIDS and typhoid. अब हमको कोई बीमारी हुई है, तो बीमारी हुई है तो पैथोजन बहुत सारे आए, बहुत सारे पैथोजन आए, तो उनको बहुत ज्यादा लड़ना पड़ेगा, तो उस टाइम पे हमारे WBC क्या हो जाते हैं, उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनको लड़ना है, जो भी पैथोजन आए हैं उनसे उनको लड़ना है, तो उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। सारे डिजीज में इंक्रीज हो जाते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे WBC हमेशा इंक्रीज रहेंगे, जो भी नॉर्मल रेंज है उनसे इंक्रीज होंगे। लेकिन जो एड्स हैं और टाइफाइड हैं, इन बीमारी में जो भी हमारे WBC हैं उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है। इसलिए इन दोनों डिजीज में हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, क्योंकि WBC डिक्रीज हो जाते हैं। बाकी सारी बीमारियों में हमारे WBC का नंबर इंक्रीज होगा। ऑल WBC फॉर्म्स इन बोन मैरो, जैसे हमने देखा आरबीसी भी कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो में। WBCs भी कहाँ फॉर्मेशन होगा उनका, बोन मैरो में। दे पोजेस न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। हमने पढ़ा था आरबीसी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, लेकिन WBC में न्यूक्लियस भी होते हैं और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। WBC कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट्स। हमने फ्लो चार्ट में देखा था जो भी WBC है, अगर उनके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं, दिख रहे हैं हमको माइक्रोस्कोप में, तो वो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। वेयर एज विदाउट विजिबल ग्रैन्यूल्स, अगर उनमें ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं हमको, तो वो कौन से पार्ट में आ जाएंगे, ए ग्रैनुलोसाइट्स। WBC में हमने टाइप्स पढ़े थे, ए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स मतलब वो दो टाइप के हैं। फर्स्ट क्या है, लिम्फोसाइट्स। तो ए ग्रैनुलोसाइट का कितना परसेंट है, वो 20 to 25% हमको लिम्फोसाइट्स मिलेगा। इसमें क्या होता है, दे कंटेन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो हमारे लिम्फोसाइट्स है उसमें दो टाइप के लिम्फोसाइट्स मिलते हैं हमको। फर्स्ट होता है बी एंड नेक्स्ट इज टी, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, एंड आर रिस्पांसिबल फॉर इम्यून रिस्पांस। हमने अभी पढ़ा पूरा WBC किस लिए रिस्पांसिबल है, इम्यूनिटी के लिए। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है वो भी किस लिए होंगे, इम्यून रिस्पांस। इट इज स्मॉलेस्ट WBC। WBC में जो सबसे छोटा पार्ट है वो कौन होता है, लिम्फोसाइट्स। B lymphocytes matures in bone marrow and forms antibody, whereas T lymphocytes, also known as helper cells, forms in the thymus gland and helps B lymphocytes. अब जो B lymphocytes है वो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। और B lymphocytes का मेन काम क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना। B का तो मेन काम हो गया एंटीबॉडीज बनाना। अब जो T lymphocytes है वो हमको कहाँ मिलेंगे, थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड में उनका फॉर्मेशन होगा किनका, टी लिम्फोसाइट्स का। और बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो में। दोनों का अलग अलग जगह फॉर्मेशन होता है। बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे थाइमस ग्लैंड में। और बी लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना। कोई भी पैथोजन आया उसको हमको किल करना है, तो उसके लिए हमको लड़ने के लिए क्या बनानी पड़ेगी, एंटीबॉडीज। तो वो कौन बनाएगा, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प कौन करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। इसलिए उनका दूसरा नाम क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स। मतलब जो हेल्प करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स की जो हेल्प करेंगे वो होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का काम ही होता है बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करना। वो बनते कहाँ है, थाइमस ग्लैंड। अब लिम्फोसाइट्स तो फर्स्ट पार्ट हो गया ए ग्रैनुलोसाइट्स का। अब दूसरा पार्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट WBC होते हैं। स्मॉलेस्ट कौन हो गए, लिम्फोसाइट्स, और लार्जेस्ट कौन हो गए, मोनोसाइट्स। दे बिकम मैक्रोफेजेस
which are phagocytic and engulf bacteria and other cellular debris. अब lymphocytes तो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज, और मोनोसाइट्स क्या हो जाते हैं, वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मैक्रोफेजेस बनाते हैं। और मैक्रोफेजेस कैसे होते हैं, फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक मींस जो सेल खा जाते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको खा जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटिक। तो मोनोसाइट्स क्या बनाते हैं, एम से मोनोसाइट्स, एम से मैक्रोफेजेस। तो मोनोसाइट्स एंटीबॉडीज नहीं बनाते, मोनोसाइट्स बनाते हैं मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस का काम क्या है, वो कैसे होता है, फेगोसाइटिक। जो कोई भी बैक्टीरिया होता है और कोई भी सेलुलर डेब्रिस, कोई भी कचरा होता है हमारी बॉडी में या ब्लड में, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई भी बैक्टीरिया आ गया, उसको हटाना है, तो वो कैसे हटाएगा, एंगल्फ। एंगल्फ मींस उसको निगल के, उसको मार के वो भगा देगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मोनोसाइट्स। जो क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस। और लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स। जिसमें हमको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे वो होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट है इओसिनोफिल्स, जो कितने परसेंट होता है, 2 to 3%। इसका और नेक्स्ट क्या होता है, बेसोफिल्स, जो कितना होता है, 0.5 से 1%। और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स, जो सबसे ज्यादा होता है पूरे WBC में, वो है 60 to 65%। तो सबसे पहला इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स में क्या इंपॉर्टेंट है, जो इसका न्यूक्लियस है वो 2 लोब्ड होता है। और इन्फेक्शंस, हमको कोई भी इन्फेक्शन से बचाना है तो उसमें हमको कौन काम आएगा, इओसिनोफिल्स। एंड एसोसिएटेड विद एलर्जीज, दैट इज दे हैव एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज। हमको अगर किसी भी चीज से एलर्जी है तो एलर्जी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाएगा वो कौन बनाएगा, इओसिनोफिल्स। तो इन्फेक्शंस और एलर्जीज का काम कौन करेगा, इओसिनोफिल्स। और कितने परसेंट है ये भी याद रखना है, 2 to 3%। नेक्स्ट है बेसोफिल, जो सबसे लीस्ट अमाउंट में होता है, 0.5 से 1%। इसका क्या होता है, दे आर लीस्ट इन नंबर, देयर न्यूक्लियस हैज 3 लोब। इओसिनोफिल्स के 2 लोब न्यूक्लियस होता है, बेसोफिल्स का 3 लोब न्यूक्लियस होता है। एंड दे सीक्रेट सेरोटोनिन, हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट एंड हिस्टामिन। बेसोफिल्स क्या सीक्रेट करते हैं, 3 चीजें सीक्रेट करता है। वो पहला है सेरोटोनिन, हेपेरिन, एंड ये कैसा होता है, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट, मतलब कोएगुलेशन क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग होना। ब्लड की क्लॉटिंग होने से जो रोकता है ना, उसको बोलते हैं अपन एंटीकोएगुलेंट, जो ब्लड की क्लॉट होने से रोकेगा। तो उसका क्या है, हेपेरिन एंड हिस्टामिन। 3 चीजें वो सिक्रीट करेगा, क्या, सेरोटोनिन, हेपेरिन, एंटी हिस्टामिन। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, वो कितने परसेंट है, 60 to 65%। ये सबसे मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दे आर फेगोसाइटिक एंड एंगल्फ एंड डाइजेस्ट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। इसका काम कैसा होता है, हमने अभी पिछले में पढ़ा था, क्या था वो, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस। वैसे ही ग्रैनुलोसाइट्स में कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स, जो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने के लिए, उनको मारने के लिए क्या बनाते हैं, फेगोसाइटिक होते हैं। और एंगल्फ कर लेते हैं जो भी होते हैं। इनका काम, ये किसका काम होता है, न्यूट्रोफिल्स का। तो इनके फंक्शंस अलग अलग है। इओसिनोफिल्स इन्फेक्शंस और एलर्जी से रिलेटेड, इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एंटी हिस्टामिन। इसकी कैसी, हिस्टामिन। बेसोफिल्स और ये अपोजिट काम करते हैं, तो इसके एंटी हिस्टामिन, इसके हिस्टामिन। और ये बेसोफिल्स 3 चीजें सीक्रेट करते हैं, सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामिन। और न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है, वो फेगोसाइटिक होते हैं, जो भी सेल और जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको एंगल्फ करके किल कर देते हैं। अब इनका डायग्राम है ये। न्यूट्रोफिल्स इस टाइप का दिखेगा। इओसिनोफिल्स जो हमने पढ़ा था 2 लोब, बेसोफिल्स 3 लोब, ये मोनोसाइट, और ये लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कौन कौन से थे, बी और टी। प्लेटलेट्स, अब हमने पढ़ लिया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, प्लेटलेट्स, जो कौन सा पार्ट है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का 3rd पार्ट है, सॉलिड पार्ट। तो प्लेटलेट इज नॉट अ सेल, ये कोई सेल नहीं है। जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कॉर्पसल्स थे, सेल थे, लेकिन प्लेटलेट उसके टाइप का सेल नहीं है, वो अलग है। प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकैरियोसाइटिक सेल, देयरफॉर न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ये क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये प्रॉपर सेल नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स। किसके फ्रेगमेंट्स, साइटोप्लाज्म के। किसके साइटोप्लाज्म के, मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। इसलिए अब वो कोई सेल तो है नहीं जो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो इसमें इसलिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो आरबीसी में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स का
दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। एंड द स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, 3 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे छोटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन है, प्लेटलेट्स। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट। ये भी कहाँ बनते हैं, बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो, मेगाकैरियोसाइट। नॉर्मल लाइफ स्पैन इज अबाउट अ वीक। तो प्लेटलेट की लाइफ साइकिल कितनी होती है, 1 वीक की। एंड दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन एंड लिवर। और ये डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है इसका, स्प्लीन और लिवर में। और स्प्लीन में किसका डिस्ट्रक्शन होते हैं, आरबीसी। इसलिए इसको आरबीसी, स्प्लीन याद रखना है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जहाँ आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और प्लेटलेट्स का भी डिस्ट्रक्शन होता है। और इसका डिस्ट्रक्शन लिवर में भी होता है। और रिडक्शन इन नंबर ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर हमारा प्लेटलेट कम हो गया है तो उसको क्या टर्म देंगे हम, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जो हमारे प्लेटलेट्स का नंबर अगर रिड्यूस हो गया है, विच लीड्स टू एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो प्लेटलेट का मेन काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड हमारा बह रहा है उसको रोकने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स। तो अगर वो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारे कहीं चोट लग गई है तो हमारा ब्लड लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग का काम कर रहा है प्लेटलेट, वो तो कम हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लड लॉस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। तो अगर कोई चोट लग गई है तो अगर वहां पे ब्लड क्लॉट बन रहा है, ब्लड को रोकने के लिए जो भी क्लॉटिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। जहाँ पे क्या बनता है, क्लॉट। तो अब जब भी ब्लड क्लॉटिंग होती है उनके 2 प्रोसेस होते हैं। पहला है ब्लड कोएगुलेशन, दूसरा है कलेक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ये 2 स्टेप में हमारा ब्लड का क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर आर यूज्ड इन ब्लड कोएगुलेशन व्हिच आर 13 इन नंबर। तो ब्लड कोएगुलेशन में फैक्टर्स यूज आते हैं, जो कितने होते हैं, 13। इनका नाम कैसे होता है, 1 to 13। तो 13 फैक्टर्स यूज आते हैं। दे आर मोस्टली फॉर्म्ड इन लिवर एंड विटामिन के हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सम ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स होते हैं वो मेनली कहाँ बनते हैं, लिवर में। जो ये फैक्टर्स जो यहाँ काम आते हैं, कहाँ पे, ब्लड कोएगुलेशन में या ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर्स काम आते हैं, जिसमें से जो ज्यादातर होते हैं वो लिवर में बनते हैं। और विटामिन के हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सब ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर। और इसमें हेल्प कौन करता है फैक्टर्स बनने में, विटामिन के। मेन ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर्स आर, जो हमने 13 फैक्टर्स पढ़े उसमें से 3 ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फिब्रिनोजन, कैल्शियम। हमारे ब्लड कोएगुलेशन में इन तीनों का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फिब्रिनोजन प्रोटीन एंड कैल्शियम। इन तीनों की वजह से हमारे ब्लड में क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है। सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ब्लड कोएगुलेशन आर कॉल्ड एज एंटीकोएगुलेंट व्हिच आर ऑफ 2 टाइप्स। अब हमारे अगर ब्लड का क्लॉट हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, लेकिन अब ऐसी कुछ सब्सटेंसेस भी होती है जो हमारे क्लॉटिंग के प्रोसेस को क्या करती है, हिंडर करती है, उसको रोकती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड कोएगुलेशन को रोक रही है, ब्लड को क्लॉट होने से रोक रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोएगुलेंट। जो कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के। एंटीकोएगुलेंट का मतलब समझ आया, एंटीकोएगुलेंट मींस जो ब्लड को क्लॉट होने से रोक रहे हैं। एंटी मींस जो क्या काम करता है, अपोजिट काम। तो जो हमारे कोएगुलेशन के प्रोसेस में हिंडर कर रहा है, जो उसको रोक रहा है, उसको उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, एंटीकोएगुलेंट। जो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट एंड आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट। नेचुरल जो हमें नेचुरली मिलता है वो कौन सा होता है, कहाँ कहाँ बनते हैं, वो लिवर। तो इसका एग्जाम्पल कौन है एंटीकोएगुलेंट का, हेपारिन। कौन है एंटीकोएगुलेंट का एग्जाम्पल, हेपारिन, जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। और हेपारिन कौन सिक्रीट करता है, डब्ल्यूबीसी में कौन सा पार्ट हेपारिन सिक्रीट करता है, बेसोफिल्स। हमने 3 पढ़े थे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स। तो उसमें से जो बेसोफिल्स है वो क्या सिक्रीट करता है, हेपारिन। और हेपारिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अब एक है आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट्स।
used to store bottle in bottle and blood bank. Example EDTA, सोडियम सिट्रेट. अब ब्लड बैंक में हम ब्लड डोनेट करते हैं जाके, तो ब्लड बहुत टाइम तक पड़ा रहता है. अब जब ब्लड बहुत टाइम तक पड़ा रहता है ना, तो उसमें कोएगुलेशन हो जाता है, मतलब वो पूरा ऐसे कोएगुलेट हो जाता है, उसका सॉलिड फॉर्म बन जाता है, वो लिक्विड में नहीं रहता है. तो उस जो भी ब्लड बैंक में ब्लड पड़े रहेंगे बॉटल्स में, तो उसमें कोएगुलेशन ना हो, उसमें वो ब्लड क्लॉट ना हो, तो इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं, EDTA एंड सोडियम सिट्रेट, ताकि वो ब्लड जैसा है वो वैसा ही रहे, उसमें कोएगुलेशन का कोई भी प्रोसेस ना हो. अगर हम बिना किसी एंटीकोएगुलेंट के ब्लड रखेंगे तो उसमें बहुत जल्दी कोएगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वो ब्लड खराब हो जाएगा, जो हमारे किसी काम का नहीं होगा. इसलिए जो भी ब्लड बैंक्स होते हैं, जो भी कोई भी बॉटल है जिसमें ब्लड पड़ा है, तो हम उसमें क्या डालेंगे, एंटीकोएगुलेंट, ताकि उसका कोएगुलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाए. तो आर्टिफिशियली कौन से होते हैं, EDTA एंड सोडियम सिट्रेट. और नेचुरल कौन है, हेपेरिन, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसको सीक्रेट करते हैं बेसोफिल्स. नेक्स्ट है सीरम. सीरम क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ा था. सीरम क्या था, किसमें पढ़ा था हमने, सीरम प्लाज्मा में. The leftover fluid after separation of protein of blood coagulation factor like fibrinogen and prothrombin from plasma is known as serum. serum हमने पढ़ा था. अगर हमारे पास प्लाज्मा पड़ा है और उस प्लाज्मा में कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, सीरम. उसको हम प्लाज्मा नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे सीरम, जिसमें कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इससे रिलेटेड. साइटोसिस. साइटोसिस का क्या मतलब होता है, कॉमन टर्म है साइटोसिस, इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हो. तो साइटोसिस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. अगर सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया तो उसको हम क्या नाम देंगे, साइटोसिस. साइटोपनिया, अगर डिक्रीज हो गया उसका नंबर तो उसको हम क्या देंगे, साइटोपनिया. पोएसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. अगर कोई भी बन रहा है, जैसे एरिथ्रोपोएसिस है, ल्यूकोपोएसिस है, मतलब इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होना. तो पोएसिस का मतलब क्या, कोई चीज बनना, फॉर्मेशन. साइटोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द नंबर ऑफ सेल्स. हमारे बॉडी में कितने सेल्स है वो डिटेक्ट करने के लिए, वो पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइटोमीटर. एरिथ्रोपोएसिस मतलब, एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, आरबीसी, और पोएसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन. तो आरबीसी का फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. ल्यूकोपोएसिस, ल्यूको का मतलब डब्ल्यूबीसी, पोएसिस का मींस फॉर्मेशन, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी. थ्रोम्बोपोएसिस, थ्रोम्बो का मतलब प्लेटलेट्स, पोएसिस का मतलब फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स. एरिथ्रोसाइटोसिस, साइटोसिस क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. तो एरिथ्रो का मतलब आरबीसी, तो मतलब इसका क्या हो गया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी. तो ये जो कॉमन टर्म है, साइटोसिस मतलब इंक्रीज, साइटोपनिया मतलब डिक्रीज, और पोएसिस मतलब फॉर्मेशन. इससे आप कोई भी पता लगा सकते हो. एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ल्यूको डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोप्लेटलेट्स एंड एरिथ्रो आरबीसी. नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइटोपनिया. साइटोपनिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, सेल का नंबर डिक्रीज होना. एरिथ्रो मतलब आरबीसी, तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी. थ्रोम्बोसाइटोपनिया, साइटोपनिया वापस डिक्रीज, थ्रोम्बो मीन प्लेटलेट्स, तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स. ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, और ल्यूको का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स नहीं होगा. तो ल्यूको का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, तो यहाँ क्या आएगा, डब्ल्यूबीसी. अगर प्लेटलेट होता तो क्या आता, थ्रोम्बो. अब है हीमोपोएसिस. पोएसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, और हीम का मतलब ब्लड, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. एरिथ्रोसाइटोमीटर, तो इंस्ट्रूमेंट, एरिथ्रो का मतलब आरबीसी, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नंबर ऑफ आरबीसी को काउंट करेगा. हिमाटोसाइटोमीटर, हीम का मतलब क्या होता है, ब्लड, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसको मेजर करेगा, ब्लड सेल के नंबर को मेजर करेगा. नेक्स्ट हिमेटोलॉजी. लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, और हीम का मतलब ब्लड, तो स्टडी ऑफ ब्लड. तो ये वापस से हम बता रहे हैं, हमारा जो ऑफर आ रहा है, ये फर्स्ट जो भी हमारे 500 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर होगा. इसमें जो आरएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, 20 टोटल टेस्ट होंगे, 11 सब्जेक्ट वाइज, 5 रिवीजन और 4 फुल लेंथ, तो 3000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको करने के लिए. तो आप जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं. तो और आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी. नेक्स्ट क्लास हम बहुत जल्दी लेंगे ब्लड ग्रुप के ऊपर. अभी हमने पूरा ब्लड इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत होगा. थैंक यू.